हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स जो है वो आपका है क्लास 11th का न्यू बुक जो आई है फर्स्ट ईयर की। उसके हिसाब से जो चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक चैप्टर आपका लेक्चर जो हमने अपलोड किया है चार्जेस के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया है, वो आपने देखा होगा उम्मीद करते हैं। अब हम जो है अगला टॉपिक हमारा है चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन किस तरह होता है। ठीक है ना। तो इंटरेक्शन अगर चार्जेस का देखना है तो उसके लिए जो अगर कोई बेस्ड आपका लॉ है वो है आपका कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और मिलके जो है वो उसको समझते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम कूलम्ब्स लॉ की तरफ। अगर आप यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो अपलोड किए जाएं। जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, जो समझ सकते हैं या इतना हम जितना आसानी से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, कोशिश करेंगे कि एक बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल ही देसी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, ताकि जो है वो आपको इधर ही आपको वीडियो देखते ही चीज़ें जो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उनको लाजमी तौर पर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने चलते हैं, उसका स्टेटमेंट वगैरह जो भी उसके हैं, अब बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसमें, वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो एक्चुअली क्या है आपका बताता है इंटरेक्शंस अबाउट दी चार्जेस। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ ठीक है जी, ये क्या बताता है आपको, इंटरेक्शन अबाउट दी चार्जेस। चार्जेस के बिहेवियर को जानना है, चार्जेस के नाज और नखरे जानने हैं, जितने भी होते हैं इसके चार्जेस के नाज और नखरे और जो इस तरह की हरकतें अदाएं हैं जिसको हम अपनी ज़बान में समझने की कोशिश करें। तो चार्जेस की जो भी अदाएं हैं उनको अगर समझना है तो आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो चार्जेस के बारे में बेसिक हमने इंट्रोडक्शन दिया है आपको। उसमें यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको पता है बेसिकली जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सिमिलर चार्जेस जैसे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। इस तरह आपका नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सही है ना जी। तो ये वाली चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होगा। और ये इसका खुला हुआ कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि भाई ये अट्रैक्ट करते हैं या आपका रिपेल करते हैं। तो मान लें कि इन चार्जेस के दरमियान फोर्स एक जो है वो जन्म पाएगी, यानी फोर्स एक क्रिएट होगी जिसकी वजह से या तो एक दूसरे को ये धकेल रहे होंगे, एक दूसरे से अपने आप को दूर कर रहे होंगे, या एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे यानी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यानी प्यार भी करते हैं और नफरत भी एक दूसरे से कर सकते हैं। तो एक जैसे ही है तो आप समझेंगे नफरत कर रहे हैं, और अगर अपोजिट है तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। तो यही राज नखरे जो मैं कह रहा था, इनको हम इंटरेक्शन इंटरेक्शन कहते हैं, चार्जेस का बिहेवियर कहते हैं। ये चार्ज किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं उसको जानने के लिए आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। सही है ना जी। तो कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली आपका चार्जेस के बारे में, बिहेवियर के बारे में। तो अब यहाँ पर जो कूलम है, ये जो हरकतें हो रही है ना चार्जेस की, रिपेल कर रही हैं और अट्रैक्ट कर रही है, तो उसने देखा भाई यहाँ पर फोर्स तो है, अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एक्चुअली जो है वो इनकी वजह से जो फोर्स आ रही है उसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम किया जाए। तो यहाँ पर देखें आपका एक चार्ज है Q1
और दूसरा चार्ज है आपके पास Q2 है, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, एक नेगेटिव ले लें एक पॉजिटिव ले लें, कोई भी चार्जेस ले लें। अभी हमने नेगेटिव पॉजिटिव लिया है, ठीक है ना। तो एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने ये सुना है, हमने ये पढ़ा है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, उसके हिसाब से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, ये चार्जेस जो है वो एक दूरी पे रखे गए हैं, यानी सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कितना है, आर है। यानी इनको एक डिस्टेंस पे रखा गया है, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन, अलग अलग रखा गया है। और ये चार्जेस जो है वो आपके रेस्ट में होंगे, क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। और दूसरी बात, ये पॉइंट चार्जेस होंगे। कूलम के मुताबिक ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, पॉइंट चार्जेस है। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या है, पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि बहुत ही आपका कंसंट्रेटेड, आपका जैसे मैथमेटिक्स में पॉइंट होता है, तो पॉइंट की कोई डेफिनेशन तो नहीं होती, मगर हमें पता है कि वो उसको ज़्यादा छोटा किया नहीं जा सकता, वो आपको एक कंसंट्रेटेड एक शेप नज़र आता है, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे चार्जेस एक्सटेंडेड हैं, फैले हुए हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं, या बहुत सारे एक सरफेस पे फैले हुए हैं, तो वो आपके पॉइंट चार्जेस नहीं कहलाएंगे। पॉइंट चार्जेस क्या होगा आपका, पॉइंट चार्ज कोई छोटी सी चार्ज होगी जो आपकी पॉइंट की तरह दिखेगी। या हम ये कह लें, अगर आपका एक्सटेंडेड मान लेते हैं, कोई बड़ी चार्ज आपको बॉडी नज़र आ रही है, तो वो अगर उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो दूर से वो क्या दिखेगा, आपको एक पॉइंट चार्ज दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी आपके चार्जेस भी पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगी, या उसको हम मान लेंगे वो पॉइंट चार्ज है। या अगर आपका डिस्टेंस कम भी है, तो आप क्या कहेंगे, भाई एक कंसंट्रेटेड पॉइंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन को मान लें, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, तो उसको आप एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। अब आप उसके हिसाब से देख ले पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, सही है। तो इस तरह का कंसंट्रेटेड, यानी एक ही पॉइंट पे आके सिमट गया है, वो चार्ज कंसंट्रेट हो गए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो ये जो लॉ है आपका पॉइंट चार्ज पे वैलिड है, सही है। तो इनके दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान फासला कितना है, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस क्या है, R है, ठीक है। या डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ दी चार्जेस, अब सेंटर कह ले, या इनका जो है वो ज्योमेट्रिकल कोई भी पॉइंट होगा, तो वहां से लेकर वहां तक जो डिस्टेंस है उसको हम R कहते हैं, सही है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल किस तरह करेंगे, आप देख ले। Q1 जो रिपेल करेगा Q2 को, सही है जी। Q1 जो है वो रिपेल करेगा Q2 को, ये वाला देखो, ये Q1 इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन फोर्स का जो होगा इस तरफ होगा। अच्छा, अब ये फोर्स किस पे लग रही है, चार्ज 2 पे लग रही है, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज 2 लिखा मैंने, ड्यू टू 1, तो इसको नाम दे दिया आपने F21, सही है। इसी तरह आपका ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, इस तरफ करेगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है F किस पे लग रही है, आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। F1 पे लग रही है, ड्यू टू किसकी वजह से लग रही है, Q2 की वजह से। तो इसका नाम देने का मकसद ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर फोर्स F1 है, किसकी वजह से जनरेट हुई है, Q2 की वजह से जनरेट हुई है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, ठीक है। अगर यहाँ अगर नाम दे दें ए बी दे दें, अगर मैं ए बी दे दूं, अगर इसको पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, तो फोर्स कैसे लिखेंगे हम, देखें ये भी आते हैं ना। तो यहाँ पर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ए की वजह से फोर्स पड़ी। इधर क्या होगा, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो बी की वजह से जो फोर्स हो ये है, ए की वजह से जो फोर्स है वो ये है। समझ में आ गया।
डायरेक्शन समझ में आ गया, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सही है जी। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, आर है। सही। अब ये न्यूटन सॉरी आपके जो कूलम्ब कहते हैं कि आपका जो फोर्स होगा ये वाला, ये हमेशा किस पे होगा, इस लाइन पे होगा। कौन सी लाइन पे होगा, ये फोर्स जो जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्जेस जो है वो रेस्ट में है, दोनों चार्जेस आपके रेस्ट में है, तो इस वजह से इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है ना, चार्जेस रेस्ट में होते हुए भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स है अट्रैक्शन का भी हो सकता है, अभी तो अट्रैक्शन का, रिपल्शन का भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हमेशा एक्ट करेगा कहाँ पे, इस लाइन पे करेगा, इसी पटड़ी पे रहेगा। कौन सी पटड़ी पे, जिस पटड़ी से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से मिले हुए। यानी आप लिख सकते हो ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक्ट्स along the line joining the charges। वो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसी पे ही एक्ट करेगा, आए बाएं शाएं दाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा, लाइन पे ही दिखाई देगा। कौन सी लाइन पे, जिस लाइन पे ये आपका दोनों मिले हुए हैं, जिस लाइन से दोनों मिले हुए हैं ना, ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को, उसी लाइन, यहां पर नहीं दिखाई देगा। हालांकि कह तो हम सकते थे इसको ऐसे भी धकेल सकता था, ऐसे भी धकेल सकता था, ठीक है ना, मगर नहीं, यहाँ पर इसी लाइन पे इसको पीछे हटाएगा और ये वाला इसको पीछे हटाएगा इसी लाइन पे। तो ये लाजमी है, उन्होंने जो कहा है कूलम्ब साहब ने वही कह रहे हैं हम। सही है। अच्छा, अब जो है, अब ये है कि यहाँ पर जो फोर्स होंगे उनको देखा जाए तो उनका भाई मैग्नीट्यूड जो होगा, F12 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F2 के, F21 के। मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों फोर्सेस जो है ये वाला और ये वाला, यानी Q1 का और Q2 का बराबर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही पढ़ा है हमने कि भाई बराबर ही होंगे। जितना मैं बोर्ड को पीछे की तरफ धकेलूंगा तो बोर्ड यानी ये दीवार जो है मुझे उतनी ही फोर्स देगी। ठीक है ना, जाहिर है दीवार पीछे को नहीं जा रहा ना, तो मुझे लगता है कि उतनी ही फोर्स देगी। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड जो होंगे वो बराबर होंगे। सही। डायरेक्शन जो होगा वेक्टर के हिसाब से F12 और ये माइनस F21, इनका डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्या होगा, डायरेक्शन देख ले एक दूसरे के को, वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये राइट में जा रहा है तो ये लेफ्ट में जा रहा है। तो ये वाली बात भी आप नोट कर लें। इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, मगर ये एक्ट करेंगे एक दूसरे के अपोजिट करेंगे। सही। चलो अब आते हैं अगली बात पे कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब यहां पर ये कहते हैं जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये इक्वेशन नंबर 1। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये जो आर है दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर के ये फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। तो दो ही स्टेटमेंट आपको इसके याद रखने पड़ेंगे कूलम्ब लॉ के, कि भाई यहां पर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges। इतना सा आपका इसका स्टेटमेंट है जो आपने दिमाग में बिठा देना है, और इसको याद करने के लिए या इसको दिमाग में बिठाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको पॉकेट साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना,
इस स्टेटमेंट को। बाकी तो वो बहुत बड़ी साइंस है। मैं कह रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए आपको पॉकेट साइंस, अब ये पॉकेट साइंस मैंने जो है वो दरियाफ्त किया है एक वर्ड रॉकेट साइंस के मुकाबले में। ठीक है, Q1 Q2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है, और ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करें, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे या दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं 1 एंड 2 को। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, तरतीब में लिख दिया, जो नीचे था वो नीचे रखा, ऊपर था वो ऊपर रखा। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमेशा हस्बे रिवायत क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट आ गया के। अब Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये के क्या है, के आपका कांस्टेंट है, कूलम का कांस्टेंट कह लें इसको। ठीक है ना, और ये आपका के डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है जी, मीडियम में डिपेंड करता है। मगर अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ आपका स्पेस में, और स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, या आप मान लेंगे एयर के हिसाब से लॉ पढ़ेंगे। बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मीडियम क्या है, मीडियम का क्या रोल है। मगर इस वक्त आप ये जहन में रखो कि के क्या किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम आपके बहुत सारे हो सकते हैं, पानी भी हो सकता है आपका, कोई गिलास वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, तो उनका अलग अलग वैल्यू होगा। मगर यहाँ पर के जो है वो इस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे आज के लेक्चर में, और के जो है वो फिक्स वैल्यू है, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। सही है, तो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 9 × 10 पावर 9। और इसका अगर आपने यूनिट निकालना है तो क्या निकालेंगे, देखें के इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो एफ का क्या होता है न्यूटन, आर डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 × Q1 यानी कूलम इंटू कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो के का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है जी। और के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 पावर 9। अच्छा, के का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। और मैंने अभी कहा कि अभी आप सिर्फ इसका याद करो नाम, और इसका वैल्यू जो है वो आपका क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 8.85, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10⁻⁻12, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, अब उल्टा कैसे होगा, देखो आपका यहाँ पर के की वैल्यू आ गई है ना, तो एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से अब आपका क्या होगा, ये कूलम जो है वो क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा आपका न्यूटन। अभी आपको बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं फार्मूला क्या बनेगा, कूलम्स लगा। अब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है, ये वाली वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10 पावर 9। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए ही फार्मूला बना रहे हैं। मीडियम के लिए आपके लिए यहाँ पर लेक्चर लंबा हो जाएगा, उसके लिए हम इसके बाद का लेक्चर जो होगा वो मीडियम पे होगा। वो मीडियम क्या होता है, किस तरह होता है, वो करें। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें चाहिए इसका वैल्यू, इसका यूनिट चाहिए। सही है, इसके यूनिट के लिए आपका क्या होगा, ये चला जाएगा इधर, देखो ये चला जाएगा इधर एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1/4 पाई, इधर ये एफ इधर आएगा Q1
Q2 अपान एफ आर स्क्वायर, यानी उल्टा हो गया देखो। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, यूनिट ये बनाएगा, क्या होगा आपका कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो अभी आप क्या लिखेंगे, कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी है आपकी एप्सिलॉन नॉट की है। और ये आपका बन गया कूलम्स लॉ का फार्मूला, इसके लिए आपका फ्री स्पेस के लिए, जो हमने अभी यहाँ पर लिखी वैल्यू 9 × 10⁻9 लिखी है। अभी इस पे इक्तफा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बताएंगे कि ये मीडियम क्या है, जो अभी मैंने लिखा है ना, के डिपेंड करता है मीडियम पे, तो इसकी वैल्यू भी जाहिर है कुछ होगी, है ना। तो मीडियम पे डिपेंड करता तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी तो वैल्यू कितनी है आपकी 9 × 10⁻9 है। तो अब जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू आपको लिख दी है, तो ये वैल्यू है फिक्स, ठीक है, किसके लिए स्पेस के लिए। अब जब मीडियम में जाएगा, जैसे पानी में चला गया है चार्जेस, किसी ऑयल वगैरह में है या किसी दूसरे केमिकल में है, किसी भी मीडियम में चले गए हैं, वहाँ पर ये चार्जेस रख दिए गए हैं, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। उसके लिए हम नेक्स्ट का लेक्चर का इंतजार करें। अभी आपका ये है फार्मूला, लिख लिया कि F इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान आर स्क्वायर, या के Q1 Q2 आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आते हैं इसकी और चीज़ों पे, कि यहाँ पर देखें, आपने अभी पढ़ा कि भाई ये आपका क्या है, स्क्वायर जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ लगा हुआ है। इसको अगर देखें तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2 के है, प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इसको हम देखते हैं पहले, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, चले। अब देखें यहाँ पर फार्मूला में दोबारा लिख रहा हूँ, उसको कहीं नहीं जा रहा। तो अभी हम सिर्फ फ्री स्पेस वाले ही फार्मूले पे हैं। तो ये फार्मूला आ गया आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, F कौन सा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। के किसके बराबर है, इसके बराबर है। के आपका किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब यहाँ पर देखें, ये एक इसको हम, ये आपका क्या है डायरेक्टली प्रोच 1/r स्क्वायर है, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहाँ पर देखें, ये डिस्टेंस का स्क्वायर करो, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर इसका डिस्टेंस का। तो सिंपली अगर हम कहें कि भाई किसी भी फोर्स जो है, सॉरी चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको अब देखते हैं, डबल कर देते, तो एक समझाता हूँ, बाद में मैं इसकी एक जो फंडा है वो इस तरह जो क्वेश्चन आते हैं ना, इफ R is doubled, तो फोर्स क्या होगा, देन फोर्स क्या होगा, तो कर लें डबल। इसको आप एक बार ऐसे कर लें, R की जगह में क्या लिख दूंगा 2R, डबल कर दिया मैंने, R को हमने कर दिया डबल। तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, तो इनवर्स तो है भाई फोर्स, अब डिस्टेंस बढ़ गया तो हमें पता है फोर्स कम होगी, कितनी कम होगी वो हमें अंदाजा लगाना है। तो सिंपली क्या करोगे भाई, के Q1 Q2 अपान 4R स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। सही है जी। तो F इज इक्वल टू 4 को अलग लिख ले, और ये है आपका के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो ये के Q1 Q2 R स्क्वायर किसके बराबर है, F के बराबर है। सही है। तो अब ये हो जाएगा आपका F अपान
4। तो 4 जो फोर्स है डिस्टेंस डबल करने से क्या हो गई है, 4 टाइम कम हो गई है, 1/4 पे चली गई है, चौथे हिस्से पे चली गई है। तो ये वाली बात आपको अब समझानी है कि भाई आपका जो ये है कानून, ये मैंने लिखा है ना इधर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो डिस्टेंस जो है उसको जो भी आपसे कहे तो उसको मेहरबानी करके पहले आप उसका स्क्वायर करो, फिर उसको उल्टा करो, ये बन जाएगा आपका फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी डिस्टेंस आपसे कहा जाए, अभी मैंने क्या कहा था डबल, तो डबल किया तो इसका क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 को मैंने उल्टा किया तो बन गया 1/4। देखो तो फोर्स कितनी हो गई 1/4 टाइम। सही। अगर मैं अभी कहता हूं आपसे कि डिस्टेंस को r इज हाफ, यानी आपने आधा कर दिया है, आधे का मतलब होता है 1/2, स्क्वायर करो भाई इसको, क्या हो गया 1/4। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि स्क्वायर करने के बाद इसको उल्टा करो, 1/4 को उल्टा करो 4/1 इंटू एफ कर दो। अब क्या हो गया, फोर्स आपका 4 टाइम बढ़ गया, 4 टाइम बढ़ गया। वहां पर क्या होता 4 टाइम कम हो गया था, यानी 1/4 हो गया था। तो सिंपली स्क्वायर किया 1/4 आया, उसको उल्टा किया तो 4 आया। ठीक है। अभी हम कहते हैं कि भाई डिस्टेंस कर दिया आपने क्वार्टर, r इज क्वार्टर, क्वार्टर कर दिया तो क्या होगा 1/4, स्क्वायर करो भाई तो क्या हो जाएगा 1/16। अब क्या करना है, आ गया जवाब। अब आप उसको उल्टा करो और एफ से मल्टीप्लाई करो, तो फोर्स कितना हो जाएगा 16 टाइम बढ़ जाएगा, 16f। सिंपल है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी दे दे आपको तो आप कर सकते हो। क्या करना है, पहले जो भी डिस्टेंस देगा उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो फोर्स से, आपको निकल। अभी मैं कहता हूँ भाई डिस्टेंस कितना है, r आपका 2/3 है, तो करें स्क्वायर तो हो जाएगा 4/9, फिर उल्टा करें इसको 9/4f, ये आ गया फोर्स। कुछ भी आपको दे, ये आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर करो और उल्टा करो, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा करने का मतलब समझते हो ना, 3 टाइम का भी देखें होल नंबर। अब आर कितना किया है 3 टाइम कर दिया है, ठीक है ना। तो स्क्वायर करो इसको भाई 9, अब इसको करो उल्टा 1/9f। तो फोर्स कितना हो जाएगा, अगर तुमने 3 टाइम डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स हो जाएगा 1/9 टाइम। सही। तो इसमें मेरे ख्याल में अब कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप खुद ही कर सकते हो, सारे फार्मूले वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी आपको समझा दिया है। अभी आते हैं इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। सही है जी, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। बहुत सारी चीजें हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आसान तरीके से आप उसको क्वेश्चन जो भी एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, अब क्या करें एमसीक्यूज ही करने होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये Q1 है और ये कितना है Q2 है, इनके दरमियान फासला कितना है, ये आगे है R है। अब यहाँ पर देखो एक डिस्टेंस आपका दो वेक्टर है ना, तो डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट सीधी लाइन से मिला तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे, वेक्टर हो गया। तो अगर ये Q1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, R ऐसे जाएगा तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं। ऐसे ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स देखो, एक फोर्स ये वाली है ना F21 और दूसरी फोर्स आपको इधर लगेगी F12। तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा, इसका तो इस तरफ बनेगा, तो ये बनेगा आपका फाइनल पॉइंट कौन सी है R1 माइनस R2, ये वेक्टर बन जाएगा। तो दो वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब ये वाली फोर्स मालूम करनी है F12 या ये वाली फोर्स करनी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखें। अभी आपको कभी भी
हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसकी। यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम करेंगे वो हम आपका मैग्नीट्यूड का है फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड ही मालूम करना होता है। डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड है और उसका फोर्स का भी मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर आपको अगर कहीं पूछा जाए तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, तो अभी देखिए ये वाली फोर्स है आपकी, ये वाली फोर्स है F12 है, तो F12 जो है वो आपका कैसे जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है ना। इस पे लगेगी आपकी, और यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर फोर्स क्या लगेगी 1 2, और इधर क्या लगेगी 2 1, 1 की फोर्स इधर लगेगी और 2 की फोर्स इधर लगेगी, सही है। तो यहाँ पर जो है फोर्स आपका 2 की है, सॉरी यहाँ पर Q1 लिखा है मैंने। फोर्स ऑन यहाँ पर जो लग रही किसकी लग रही है, 1 पे 2 की वजह से लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, चार्ज 1 पे 2 की वजह से, सही लिखा था पहले, और चार्ज 2 पे किसकी वजह से लग रही है आपकी, चार्ज 2 पे किसकी वजह से लग रही है, 1 की वजह से, सही है जी। अच्छा जी, अब आपका जो है F12 जो है वो फोर्स इधर जा रहा है ना, ये वाला जो, ये वाला F, ये वाला फोर्स इधर है, F21 है, F21 है। तो यहाँ पर क्या होगा, K Q1 Q2, और डिस्टेंस कितना है इसका वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखते हैं, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है आपका, इस तरफ है, यानी इस फोर्स का F21 का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, और ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपका डायरेक्शन देना हो। तो इसका, इस फोर्स का डायरेक्शन आपका F21 का डायरेक्शन आपका कैसे है, R, यहाँ पर देखें R2 माइनस R1। अब यूनिट वेक्टर आपको याद होगा, कैसे निकालते थे आप, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो इसका क्या होगा R2 माइनस R1, ये यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर क्या है आपका R2 माइनस R1, ठीक है, अपॉन में क्या होगा इसका R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड। तो R21 माइनस R2 आप लिखते हो, तो इसका किसके बराबर होगा, मॉड R के बराबर। इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, मॉड R, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ये है आपका R2 वेक्टर, R1 वेक्टर, अपॉन में इसका क्या होगा, ये R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड कितना, ये तो स्क्वायर है आपका, चलो ये तो आपका स्क्वायर है पहले से, ये किसके बराबर है, मॉड R के बराबर, तो ये कितना R स्क्वायर, और ये R क्यूब हो जाएगा, K Q1 K2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पर क्या होगा R2 माइनस R1। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में, किसमें हो गया, वेक्टर फॉर्म। ये 2 1 के लिए लिखा है मैंने, सही है जी। 2 1 के लिए आपका ये हो गया, 2 1 क्या है, ये है, तो R2 फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, यहाँ से निकला था यहाँ पर, और इसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F12 के लिख लेंगे तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये होगा R1 माइनस R2, सही। तो ये वेक्टर आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको जरूरत पड़े तो इस तरह आप कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं। और ये यूनिट वेक्टर आपको पता है, वेक्टर आपने पढ़े हैं, तो सिर्फ हमने क्या इस्तेमाल किया है, R1 R स्क्वायर पहले था, और ये दूसरा आपका R आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका मॉड R क्यूब। ये मैग्नीट्यूड R क्यूब लिख दें, बोले आप सिंपली इसको ना लिखें, R क्यूब लिख दें, और ये क्या है आपका शो कर रहा है भाई
आपका वेक्टर है। सही है जी। तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं हम इसकी जो वैलिडिटी जो है लिमिटेशन पे देख लेते हैं, वो देखते हैं। सही है जी। चलिए मिटा दें इसको। कूलम्स लॉ जो है बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब लिमिटेशन क्या होंगे इसके कूलम्स लॉ के? लिमिटेशन के मतलब हुदूद का युद्ध, सुना है कभी उर्दू में? हुदूद का युद्ध। भाई आपको एक बताया जाता है यहाँ से इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, एक लक्ष्मण रेखा होती है आपके हिसाब से उसमें। तो भाई ये वैलिड होता है एक, इट इज नॉट वैलिड ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस। अभी मैंने बोला था शुरू में ही, एक्सटेंडेड चार्जेस पे वैलिड नहीं होता है। ये वैलिड सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे होता है। वैलिड ऑन ओनली पॉइंट चार्जेस। सही है जी। और आपका वैलिड होता है वैलिड ऑन चार्जेस एट रेस्ट बोथ। नहीं होता है वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड ऑन, नॉट वैलिड ऑन मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस, अगर दोनों चार्जेस जो है वो मोशन में है तो वैलिड नहीं होगा। मगर वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड अदर इज इन मोशन, तो भी ये वैलिड होगा, तो भी क्या होगा? वैलिड होगा। सही है। तो ये वैलिडिटी है इसकी, इन चीजों पे जो है वो ये आपका वैलिड करता है। सही है जी। तो तीन चार चीजें ये नोट कर ले भाई, पहले ही बता दिया था पॉइंट चार्जेस पे वैलिड करता है, उसी पे लगेगा। एक्सटेंडेड चार्जेस पे नहीं, एक्सटेंडेड चार्जेस का मतलब समझा दूं आपको? एक्सटेंडेड चार्जेस का मतलब है चार्ज फैली हुई है। अब यहाँ पर कोई है आपका बॉडी, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव ऐसे चार्ज हमेशा कहाँ पे होती है? सरफेस पे होती है ना। तो इस तरह फैली हुई है। तो मैंने कहा था कि पॉइंट चार्जेस क्या होती है? कंसंट्रेटेड होती है, एक बिल्कुल ही सिंगल पॉइंट पे आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? तो इस तरह का अगर है तो वहां पर ये आपका वैलिड नहीं है। वैलिड कैसे होगा? ऐसे पॉइंट पे आ गया है, इतनी सी पॉइंट है, छोटी सी पॉइंट है, तो वहां पर चार्ज एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हो जाएगा। सही है। चले एक और भी है जो आपको काम आएगा, एक चीज और देखे। हमें क्या सीखना क्या है, इसके प्रॉब्लम वगैरह आते हैं ना, ताकि वो सारी चीजें हम कवर कर लें, तो आके आपको प्रॉब्लम करने में या जब उसके न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, एमसीक्यूज वगैरह, तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। हमें तो ये देखना होता है कि भाई हमने इसको, वैसे तो कोई स्टेटमेंट तो है ही 2 लाइन का, वो तो हो गया, याद हो गया आपको, मगर चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है आगे चल के मिक्स हो जाएगी, तो उनको एक एक करके हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपका आता है जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चार्जेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पॉलीगॉन वगैरह पढ़ेंगे, है ना, बिखरी हुई चार्जेस इधर उधर है, तो उनके दरमियान जो है हमने उनका बिहेवियर मालूम करना, उन चार्जेस का क्या आपस में बिहेवियर होगा, कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन आपका रिपेल करेगा, उनका डायरेक्शन वगैरह, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं ना। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर आपके चार्जेस इस तरह है, Q1 है, Q2 है, आपका Q3 है, यहाँ पर Q4 है,
तो ये चार्जेस हैं। तो इनका अगर मैं कहूँ कि भाई इस पे नेट चार्ज क्या होगा, इस पे नेट चार्ज क्या होगा, Q2 पे नेट चार्ज क्या होगा। तो भाई ये भी इसको फर्क में सारे पॉजिटिव है, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इस पे भी आपका फोर्स लगा F2 1 2 पे लगा। यहाँ पर ये भी अपना फोर्स ऐसे डालेगा, ठीक है। तो ये आपका F2 4 हो गया, ये अपना ऐसा फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया F2 3 हो गया। तो 3 आपके फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे आके हमला कर दिया। तो भाई ये सारे हमला तो कर रहे हैं उस पे। तो यहाँ पर देखो भाई ये आपके फोर्स जो हैं 3 लग रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। जैसे फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स यानी आपका Q02 पे जो आप नेट फोर्स मालूम करना चाहते हो, विल बी इक्वल टू दी वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना। तो इनका देखें ये एक बात, दूसरी ये भी है कि Q1 जो है वो अपनी फोर्स लगाएगा, इसकी फोर्स इसकी वजह से या इसकी वजह से मुतासर नहीं होगी, इफेक्टेड नहीं होगी। यानी Q1 अपनी फोर्स लगा रहा है Q2 पे, वो अपना काम कर रहा है, ये जाके इसकी फोर्स को कम करना या ज्यादा करना कोई नहीं करेगा। ये अपना फोर्स Q2 पे लगा रहा है, इसकी वजह से Q1 की फोर्स मुतासर नहीं होगी। यानी अपनी अपनी फोर्स लगाएंगे, सारे अपने अपने तरीके से इंडिविजुअली जाके इस पे हमला करेंगे Q2 पे, और इन सब का जो सम होगा उसको हम क्या कहेंगे, जैसे पहले एफ नेट किसके बराबर हो गया, F21 प्लस F23 प्लस आपका F24। अगर आपका n चार्जेस है तो फिर ये आपका क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको हम क्या कर देंगे n, 10-12 फोर्सेस जितने भी हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो न्यूमेरिकल आप करोगे ना उनमें आपको काम आएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनका नेट फोर्स मालूम करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, सारे फोर्सेस को वेक्टर में, वेक्टर रूल्स के मुताबिक ऐड कर दो, क्योंकि आपका फोर्स क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, उसका सिर्फ एक हद तक, यानी आपका जो है स्पेस में, ठीक है, उस हद तक। अब हम नेक्स्ट जो जाएंगे, अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स के या उसके जितने भी और तरीके हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा आपका मीडियम पे, यानी रिलेटिव परमिटिविटी और मीडियम पे जो परमिटिविटी है उस पर हम आपका एक लेक्चर रखेंगे, ताकि जो उसको भी आप समझ लें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर अब रखने वाले हैं इस पे, इनके न्यूमेरिकल्स पे। अभी ये थोड़ा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट पे हम उस पर रखेंगे। और अगर आपको वीडियोस ये अच्छी लगी हो, समझ में आया हो आपको, तो लाजमी तौर पर इसको लाइक कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।